नमस्कार दोस्तों, 7 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एंटी लव जिहाद लॉज लेके आए थे। 2 ऑर्डिनेंसेस आए थे। एक ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा था द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। तो ये जो 2 लॉज हैं, इनके अगेंस्ट पेटिशंस गई हैं कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पहले तो इन पेटिशंस को नहीं सुनना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि ये पेटिशंस पहले आप अपनी कंसर्न हाई कोर्ट में फाइल करिए और हाई कोर्ट का जो डिसीजन निकल के आता है, अगर उसको आपको उससे प्रॉब्लम है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब सीधे इनको हेयर करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये मेरे पास आना ही है, तो अभी इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन लॉज के अगेंस्ट जब पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके बोला कि ये दोनों लॉज गलत हैं, इनको आप हटाइए, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये दोनों लॉज, एक तो उत्तर प्रदेश का, एक उत्तराखंड का, सही है या गलत है, ये हम तब डिसाइड करेंगे जब हम दूसरे पार्टी की बातें भी सुन लें। ठीक है ना भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली स्टे नहीं किया है इन 2 लॉज को। तो उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस और उत्तराखंड का जो लॉ है, ये दोनों अभी भी वैलिड है। ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, इन पे इमीडिएट स्टे अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हम दूसरे साइड के लॉजिक भी सुनना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार का क्या लॉजिक है, वो इन नियम कानूनों को क्यों लेके आए हैं, ये भी हम सुनना चाहते हैं। जो पेटिशनर्स हैं, जिन्होंने इन लॉ के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की है, अपील फाइल की है, इनके लॉयर्स क्या बोलते हैं? इनके लॉयर्स बोल रहे हैं कि इन लॉ के दम पे मॉब अटैक हो रहे हैं शादियों पे। पुलिस शादियों से कपल्स में से लड़के को उठा ले जाती है, ये बोल के कि भाई जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉज हैं, ये गलत हैं, आप इनके ऊपर स्टे लगाइए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। ठीक है, जो प्लिया आई है पेटिशनर्स की तरफ से, वो क्या बोलती है कि जो उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस है वो क्या बोलता है? अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट अ पर्सनल डिसीजन ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग बाय इंक्रोचिंग अपॉन एन इंडिविजुअल्स चॉइस टू कन्वर्ट टू अ रिलीजन ऑफ हिज और चॉइस, and that scrutiny by the state of such a personal decision is a grave assault on personal liberty of an individual and is violative of आर्टिकल 21। क्या मतलब है कि भाई शादी करना एक इंसान का दूसरे इंसान से, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, ये एक इंसान का पर्सनल डिसीजन है और ये बिल्कुल सही बात है, ये उस इंसान का पर्सनल डिसीजन है। अगर आप उसकी चॉइस को रोकते हो तो दिस इज बेसिकली अ रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप उसके आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हो, उसके पर्सनल डिसीजन में इंटरफेरेंस कर रहे हो। कहीं से कहीं देखा जाए तो पेटिशनर जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर एक लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, या फिर अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहते हैं, ये उनका आपसी मामला है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इंटरफेरेंस कब होता है? जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है, जैसे कि हमने रिसेंटली देखने को मिला कि एक लड़की थी, शायद निकिता नाम था उसका, उसको सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी गई, क्योंकि वो एक लड़के के मैरिज प्रपोजल को मान नहीं रही थी। और इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट घटनाओं को सही समय पे रोकने के बजाय इनके होने के बाद इस तरीके के नियम कानून आने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको हियर करेगा, क्या बोलता है। यहां पे जो पेटिशनर्स है वो एक और बात बोल रहे हैं कि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि देयर विल बी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्री प्रोफेशन हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकता है, प्रोपोगेशन हो सकता है रिलीजन का। यहां पे पेटिशनर एक और बात बोल रहे हैं। नो डाउट ये जो सनातन हिंदू धर्म है, ये प्रोसेलिटाइजिंग नहीं है। प्रोसेलिटाइजिंग क्या होता है कि आपके धर्म का प्रचार प्रसार करना, आप जरूरत से ज्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो और उससे दूसरे धर्म के लोगों को आप अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो नो डाउट ये जो सनातन हिंदू फेथ है, ये बहुत ज्यादा प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्ली इंडिया से लेके मिडल इंडिया के बीच में इस हिंदू धर्म के अंदर उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जो एक्चुअली में हिंदू आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। जैसे कि आदिवासी, वो अपने कल्चर के हिसाब से चलते थे, इंडिजिनियस ट्राइब्स अपने हिसाब से, सब अल्टर्न फेथ अपने हिसाब से चलती हैं, ये सब अब हिंदू की कैटेगरी में आ चुके हैं और ये एवोल्यूशन के साथ हिंदू कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ये जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर अभी के लिए जितने लोग आते हैं, उन लोगों के पास ये राइट है कि वो अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं।
और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डिनेंस आया है उत्तर प्रदेश का, जो उत्तराखंड का लॉ है, वो इस कन्वर्ट करने की ताकत को रोक रहा है। इस बेसिस पे पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट इसको हियर करेगा और फिर बताएगा कि सही दायर किया है या गलत दायर किया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर ये चीज आपको काम आएगी। आई होप आपने वीडियो को अब तक शेयर कर दिया हो दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है, अपने दोस्तों को करवा दीजिए। जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी क्लास में है, एनसीईआरटी की नॉलेज उनको ज़रूरी है, तो वो मेरे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं। आप इन चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प भी कर सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। देखिए, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय श्री प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में, जिसका नाम है बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर को लेके एक बेसिक फ्रेमवर्क साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में। इसकी डिटेल्स एक बार पढ़ते हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा। द प्रेजेंट एमओसी वुड सेट एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म for partnership and cooperation between India and Japan on sending and accepting skilled Indian workers who have qualified the required skill and Japanese language test to work in 14 specified sectors in Japan. These Indian workers would be granted a new status of residence of specified skilled workers by the government of Japan. यानी कि इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के चलते इंडिया और जापान की गवर्नमेंट्स ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डिवाइस किया है, जिसके थ्रू वो इंडियन लोग जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और जिनको जापानीज लैंग्वेज आती है, उन्होंने उस जापानीज लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई किया है, वो जापान के 14 सेक्टर्स में जाके काम कर सकते हैं। और जब वो जापान के 14 सेक्टर्स में जाके काम करेंगे तो उनको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का दर्जा दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा। और इस पूरे मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि देखेगा कि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जॉब्स को प्रमोट करने के अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाएगा, मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएगा और जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको इंडिया से जापान जाने का मौका देगा। 14 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिलेटेड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन, लॉजिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड एंड बेवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड फूड सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडियंस जापान में जाके काम कर सकते हैं अगर वो स्किल है तो, और अगर उनको जापानीज लैंग्वेज आती है तो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई 2 स्कीम्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक है उजाला और एक है SLNP। इन स्कीम्स ने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। SLNP का फुल फॉर्म है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। 6 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। कहीं ना कहीं इन्होंने हाउस होल्ड ऑफ पब्लिक लाइटिंग सिस्टम को इंडिया में बहुत इंप्रूव किया। उजाला के अंदर EESL ने, EESL का फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो उजाला के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 6.69 करोड़ एलईडी बल्ब्स बांटे हैं। इसने 1.14 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, जिससे 55.33 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी को हमने एक साल में बचाया है। इससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 38.59 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर कम हुए हैं। इस स्कीम के अंदर 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट्स बांटी गई हैं और 23 लाख एनर्जी एफिशिएंट प्राइस फैंस बांटे गए हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। आप देखिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए हमारे देश ने क्या क्या किया, वहां पे आप उजाला स्कीम के अंदर के इन स्टैटिस्टिक्स को कोट कर सकते हो। दूसरी स्कीम कौन सी है? SLNP, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 1.1 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स बाकी हैं SLNP के अंदर, जिससे 7.67 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी को सालाना बचाया गया है, जिससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 5.29 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर कम हुए हैं। और म्युनिसिपैलिटीज ने इससे 5,210 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाया है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। अगली न्यूज पे चलते हैं। हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी मेंस इंटरव्यू। वैसे तो देखिए जुडिशरी कभी भी यूपीएससी के रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म में कुछ बोलती नहीं है,
कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली एक केस गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कुछ सवाल पूछे। इन्होंने ये पूछा है कि सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम के लिए बच्चे किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बच्चे किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं। खासकर ये चीज इस कंटेक्स्ट में पूछी गई है कि आप एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिक्लेयर किए बिना कैसे सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए बच्चों को सिलेक्ट करते हो, स्पेशली फॉर डिसेबल्ड कैटेगरी। हुआ यह है दोस्तों कि अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी की बात करिए तो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर जो सेक्शन 34 है, ये बोलता है कि डिसेबल्ड पीपल के लिए 4% रिजर्वेशन होगा। ठीक है, 796 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई थी। 796 वैकेंसीज का 4% कितना निकल के आता है? 32। ओके, 32 निकल के आता है। लेकिन रिसेंटली यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है सिविल सर्विसेज का, उसमें केवल 24 वैकेंसीज थी डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो अब यहां पे ये संभावना नाम का एनजीओ है जो किसी ने प्लिया फाइल की, वो ये बोल रहा है कि भाई डिसेबल्ड पर्संस के लिए 4% ऑफ 796 के हिसाब से तो 32 वैकेंसी बैठती है, आपने 24 क्यों सेलेक्ट किए? ये किस हिसाब से आपने किया है? और जब ये प्लिया पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट के पास, तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने बोला है कि आपकी वैकेंसीज फ्लक्चुएट क्यों कर रही हैं और आप किस हिसाब से बच्चों को मेंस और इंटरव्यू के लिए बुलाते हो। ठीक है ना? और अगर आपके पास वैकेंसी को फ्लक्चुएट करने का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कभी भी वैकेंसी को कम ज्यादा करते हो, लोगों को बताते नहीं हो और उसके हिसाब से मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो, तो ये आर्बिट्रेरीनेस है। आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिवाइस करिए, बताइए पहले कि भाई ये जो डिफरेंस आया है 8 वैकेंसीज का डिसेबल्ड का, ये कैसे आया है? जब नोटिफिकेशन में 796 वैकेंसीज थी, 4% 32 बैठता है, तो 24 किस हिसाब से आपने सेलेक्ट किए? इसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और यूपीएससी से एक्सप्लेनेशन मांगा है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में जनरल इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है, न्यूज तो न्यूज है। आगे बात करते हैं, डेमोक्रेट्स टेक कंट्रोल ऑफ यूएस सेनेट विद 2 जॉर्जिया विक्ट्रीज। जो बाइडेन डेमोक्रेट है, आपका डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है। जब जो बाइडेन जीते थे उसमें यह देखा गया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट की बादशाहत थी, सेनेट में रिपब्लिकन्स की बादशाहत थी। अब वो चीज पलट गई है, सेनेट में अब मेजॉरिटी आ चुकी है डेमोक्रेट्स की। तो अब प्रेसिडेंट भी डेमोक्रेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी डेमोक्रेट से डोमिनेटेड है और सेनेट भी डेमोक्रेट से डोमिनेटेड है। यानी यहां पे बिल्कुल ही स्टनिंग डिफीट मिली है डोनाल्ड ट्रंप को। जॉर्जिया नाम का जो स्टेट है वहां पे डेमोक्रेट्स जीत गए हैं, ठीक है ना, और यूएस सेनेट की मेजॉरिटी हो गई है। ठीक है, जॉर्जिया में जो देखिए सेनेट, अगर आप बात करो 50 स्टेट्स हैं यूएस में और हर स्टेट से सेनेट में 2 मेंबर्स जाते हैं, तो टोटल मेंबर कितने हो गए सेनेट में? 100 मेंबर्स। जॉर्जिया से 2 मेंबर्स जाते हैं सेनेट में, जॉर्जिया के दोनों सेनेट सीट्स को डेमोक्रेट्स ने जीत लिया है और अब डेमोक्रेट्स के पास सेनेट में भी मेजॉरिटी आ गई है। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन का जो प्रोग्रेसिव एजेंडा है, कहीं ना कहीं जो बाइडेन के लिए अब रूल करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना पहले हो जाता जब सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी। तो भाई जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर्स हैं जो जीते हैं जॉर्जिया में, उनका नाम है जॉन ऑसॉफ और राफेल वार्नॉक, और पहले जो रिपब्लिकन्स थे डेविड पर्ड्यू, कैरी लॉफलर, वो अब गए हैं हार। ठीक है भाई, अब इसको बोला जा रहा है ऑलमोस्ट फिनाले ऑफ टर्बुलेंट 2020 इलेक्शन सीजन, और इस 2020 इलेक्शन सीजन में पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं और रिपब्लिकन्स हार गए हैं, डेमोक्रेट्स अंडर जो बाइडेन जीत गए हैं। मिस्टर ट्रंप बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं ये फ्रॉड हैं, ये फ्रॉड हैं, ये गलत रिजल्ट हैं, और कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन्स हैं जॉर्जिया में अब वो भी बोल रहे हैं कि ये गलत है, भाई गलत रिजल्ट आए हैं, गलत तरीके से वोटिंग डाली गई है, तो इल्जाम लगाया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि यूएसए में एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें रिपब्लिकन गवर्नर्स भी आते हैं, एरिजोना के, जॉर्जिया के, इलेक्शन ऑफिशियल्स आते हैं यूएसए के, ट्रंप के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल आते हैं विलियम बार। इन्होंने सीधे सीधे इस बात को कंफर्म किया है कि यूएस के इलेक्शंस में, खासकर जो नवंबर इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए उन्होंने बहुत सारे लीगल चैलेंजेस माउंट किए, वो एक साल से चिल्ला रहे थे कि लीगल चैलेंजेस माउंट करेंगे, लीगल चैलेंजेस माउंट करेंगे बैलेट वोट्स के लिए। वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील को खारिज कर दिया कि वोटर फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। साफ साफ बोला है किसने? यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि किसी भी प्रकार का कोई वोटर फ्रॉड
नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, रिपब्लिकन्स यहाँ पे पूरी तरीके से हार गए हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।